हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग यार। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्यूटर्स जेई पर। और आज हम क्या कवर करने वाले हैं यार। आज हम कवर करने वाले हैं इंटरफेरेंस और इंटेंसिटी की बात करेंगे और उस पर बेसिकली कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि वो वाला पार्ट आप अच्छे से समझ के आते हैं 11th में, जो कि 11th का टॉपिक और 11th में अच्छे से समझाया जाता है। लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत हिंट कल दे चुका हूं कि क्या होता है इंटरफेरेंस, क्या होती है इंटेंसिटी। उसके बाद आज हम जो करने वाले हैं वो क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब ऐसा मत सोच लेना कि भाई हमें तो आता नहीं है सर, ये इंटेंसिटी क्या है, इंटरफेरेंस क्या है, तो हमसे तो क्वेश्चन होंगे ही नहीं। तो तुमको क्या करना है, तुमको बैठना है। ठीक है, बैठो मेरे साथ, मैं खुद भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ऐसा नहीं है तुमको डायरेक्टली परोस दिया कि ये लो सवाल कर लो। साथ में मिलके करेंगे, समझेंगे और इस चीज पर अच्छे से पकड़ बना लेंगे, क्योंकि ये चीज आपको 3 चैप्टर्स में हेल्प करती है। सबसे पहला आपका होता है वेव ऑन अ स्ट्रिंग, दूसरा होता है आपका वेव साउंड वेव, और तीसरा होता है आपका वेव ऑप्टिक्स। तीनों चीजों में, तीनों चैप्टर्स में ये चीज जो है मदद करती है, और तीनों चैप्टर्स में ही ये चीज आपकी आती है इंटरफेरेंस वाली। तो फटाफट जो है अपन, मैं 4 ही क्वेश्चन लेके आया हूं, ज्यादा क्वेश्चन लेके नहीं आया, लेकिन वो 4 क्वेश्चन अगर आपको सही से समझ में आ गए, मजा आ जाएगा भाई साहब, मजा आ जाएगा। मजा देने की गारंटी मेरी है, मजा देने की गारंटी मेरी है। फटाफट आ जाओ चलो। तो क्या लिखेंगे हम, हेडिंग। हेडिंग बताइए क्या लिख देते हैं। हेडिंग लिख देते हैं सबसे पहले फटाफट सुंदर सी बना करके, और हेडिंग लिख देते हैं हम इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस सवाल नंबर 1। इंटरफेरेंस सवाल नंबर 1। इंटरफेरेंस सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 हमको क्या कहता है, देखिए। अब वाईडीएससी शब्द लिखा हो तो इससे डर मत जाना कि सर आपने तो वाईडीएससी पढ़ाया ही नहीं, आप सवाल लेकर के आ गए। सुनो, समझो, पढ़ो, ट्राई करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, ठीक। तो सबसे पहला सवाल है आपका, इन वाईडीएससी द इंटेंसिटी ऑब्जर्व्ड from the two slits is I equal to I नॉट एंड, या फिर I1 ले लो, I2 equal to 2I नॉट। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम। चलिए, अब देखो, ये चीज मत सोच करके डर जाना कि सर ये तो आपने क्या पूछ लिया, ये तो हमको बिल्कुल भी नहीं आता, हमें वाईडीएससी नहीं पता, हमें स्लिट्स नहीं पता। वाईडीएससी शब्द पे हाथ रख दो, स्लिट्स की जगह सोर्सेज कर लो, तब भी सवाल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, करना क्या है असलियत में, हम क्या जानते हैं, असलियत में हम क्या जानते हैं। हम तो सर इतना सा जानते हैं कि आई मैक्स क्या होता है, हम तो बस आई नेट जानते हैं। आप हटाओ, इतना भी नहीं जानता, मैं तो सिर्फ आई नेट जानता हूं कि आई नेट क्या होता है। आई नेट असलियत में होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। अब अगर ये वैल्यू 1 हो जाती है तो मुझे मिल जाती है मैक्सिमम इंटेंसिटी, और ये वैल्यू -1 हो जाती है तो मुझे मिल जाती है मिनिमम इंटेंसिटी। इतना तो हम जानते ही हैं, बेसिक बात है। इतना तो हम जानते ही हैं कि भैया cos फाई की वैल्यू 1 तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल गई, cos फाई की वैल्यू -1 तो हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिल गई। एकदम सुंदर सी बात, बहुत सुंदर, बढ़िया, मजा आ गया। अब देखो, अगर मैंने बोला मैक्सिमम इंटेंसिटी तो इसका मतलब क्या रहा होगा, इसका मतलब रहा होगा भैया कि रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर की बात हो रहा है। अगर मैं इसके साथ बोल दूं मिनिमम इंटेंसिटी क्या रहा होगा, मिनिमम इंटेंसिटी रहा होगा रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर रहा होगा। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या परेशानी है। इसको तुम -1 रख लो ये बन जाएगा, इसको 1 रख लो ये बन जाएगा। हमसे पूछा इन्हीं का रेशो है, और हमको दिया क्या है, हमको I1 और I2 दिए हुए हैं। ध्यान से देख, हमको I1 और I2 ये दिए हुए हैं। इस भाषा में लिखा नहीं था, मैंने इस भाषा को चेंज करा है। भाषा में ये लिखा था कि वन ए अदर इंटेंसिटी इज डबल ऑफ द प्रीवियस वन, इस तरीके से लिखा था। तो मैंने तुमको आसानी से दिख जाए इसीलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया है। तो अब देखो आई मैक्स क्या हो जाएगा, आई मैक्स हो जाएगा रूट ऑफ आई प्लस रूट 2 I नॉट का स्क्वायर,
और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, रूट आई नॉट माइनस 2 रूट आई नॉट का स्क्वायर। अब क्या इसका रेशो ही तो पूछा है, इसका रेशो पूछा है तो भैया क्या लिख सकते हैं, मैक्स अपॉन मिन, जो कि आ जाएगा रूट आई नॉट प्लस रूट 2 आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड में रूट आई नॉट माइनस रूट 2 आई नॉट का स्क्वायर। ये मेरा आंसर है, इसको सॉल्व कर लो आप, आंसर आ जाएगा आपका। लिखा क्या है, रूट आई नॉट कॉमन ले लो, बाहर आई नॉट निकाल दो, आई नॉट कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस रूट 2, नीचे क्या बचा 1 माइनस रूट 2, और इसका ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर, सिंपल सी बात है। फिर उसको खोलना चाहो खोल लो, क्योंकि ऑप्शन तुमको स्क्वायर में नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अरे यार, अरे यार क्या बात करते हो। देखो रूट आई नॉट रूट आई नॉट रूट आई नॉट रूट आई नॉट दोनों जगह से कॉमन ले लो, यहां से दोनों जगह से यहां से कॉमन ले लो, बाहर क्या आएगा आई नॉट, नीचे क्या आएगा आई नॉट, आई नॉट कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, नीचे बचा 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ये बोल रहा हूं मैं। अब इसका स्क्वायर खोल लो, इसका स्क्वायर खोल लो, जो बचेगा वो आंसर है तुम्हारा, जो बचेगा वो आंसर है तुम्हारा। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। एक और सवाल करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब अगले सवाल देख करके डरना मत, क्योंकि वो सवाल थोड़ा लगता है डरावना, बड़ा सवाल है, देख करके डरना मत, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। नहीं पता होंगे मैं हूं बताने के लिए, मैं तुम्हें बताऊंगा, ध्यान से सुनना बस, ठीक है। देखो अब सवाल क्या है तुम्हारा, सवाल ये है कि भैया थ्री वेव्स ड्यू टू 3 कोहेरेंट सोर्सेस, three waves due to 3 coherent sources meet at one point. Their amplitudes are root 2 a naught, 3 a naught और रूट 2 a naught अगेन, ठीक। इंटेंसिटी कॉरिस्पॉन्डिंग टू a naught इज I naught, ठीक। इसके बाद लिखा है फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इज 45 डिग्री। ठीक, फिर लिखा है पाथ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड इज λ/4। हमसे पूछा जा रहा है इन फेज एंगल फर्स्ट वेव लैग्स बिहाइंड फ्रॉम द अदर 2 वेव्स। Find resultant intensity at this point. अब देखो क्या बात रहती है, हम डेरिवेशन करते हैं, हम कोई चीज समझते हैं, तो वो हमेशा हम 2 सोर्सेज लेकर के समझते हैं। 2 सोर्सेज लेते हैं, 2 सोर्सेज की डेरिवेशन करते हैं, 2 सोर्सेज को देखते हैं, 2 सोर्सेज पर ही पूरा फॉर्मूला बनाते हैं। खुद से चाहो तो देख लो, ये 2 सोर्सेज के लिए है। लेकिन हमने क्वेश्चन कर लिया 3 सोर्सेज पर, तो अब 3 सोर्सेज पर क्या होगा, 3 सोर्सेज पर किस तरीके से होगा, 3 सोर्सेज को कैसे करेंगे, 3 सोर्सेज हमारे सिलेबस के बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। एक लाइन का आंसर है, वो एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, और वो एक लाइन तुम्हें अगर याद रह गई तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैथ्स का खिलौना है, बस सिर्फ मैथ्स का खिलौना है, अगर वो एक लाइन का कॉन्सेप्ट तुमको पता है तो। ध्यान से सुन, क्वेश्चन सुन, 3 वेव्स आ रही हैं, तीनों कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही हैं, एक पॉइंट पर मिल रही है।
अब उनका एम्पलीट्यूड इस तरीके से दिया हुआ है कि भैया पहली वाली का है √2a0, दूसरी वाली का है 3a0, तीसरी वाली का है √2a0 अगेन। इंटेंसिटी कॉरिस्पॉन्डिंग टू a0 इज I0। अब जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी a0 को I0 रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, a0 को I0 है इंटेंसिटी के टर्म्स में। दूसरी चीज बोली जा रही है कि भैया पहले में और दूसरे में फेज डिफरेंस π/4 है। डेल्टा फाई 1 और 2 में, है ना, 1 और 2 में है π/4 का, π/4 का, ठीक है। पाथ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में पाथ डिफरेंस दिया λ/4 का। सही बात बोल रहा हूं ना, ये पाथ डिफरेंस बोल दिया मैंने, इसको फेज डिफरेंस बोल दिया। सही बात है कि नहीं है? ठीक है। अगर ये पाथ डिफरेंस है तो इससे मैं 1 और 3 का फेज डिफरेंस भी निकाल सकता हूं। बोलो कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करूं सर? ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा सर, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा सर, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। जब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि भैया ये तो π/2 है, ये तो π/2 है। अब मुझे देखो दो चीजें मिल गई, मुझे मिल गई पहली वेव और दूसरी वेव के बीच का फेज डिफरेंस, और मुझे मिल गया पहली वेव और तीसरी वेव के बीच का फेज डिफरेंस। अच्छा अब क्या होगा? अब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? क्या कर सकते हैं? क्या लगाओ दिमाग, जोर लगाओ थोड़ा। असलियत में ये क्वेश्चन जो इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन जो हम पढ़ते हैं, तो वहां से जो कॉन्सेप्ट बनता है कि भैया जो सुपरपोजिशन होती है असल में सुपरपोजिशन बोल लो या इंटरफेरेंस बोल लो, वो हो रहा है, उसका कॉन्सेप्ट इतना सा है कि भैया हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो नेट वेक्टर एडिशन है, और क्या है? सुनो ध्यान से सुनो, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जो हमारा वाई नेट बनता है, वो वाई नेट तो यही होता है, वेक्टर एडिशन। अरे हाँ या ना बोलो, बिल्कुल सही बात है, वेक्टर एडिशन होता है। जो हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट होती है वो तो वेक्टर एडिशन होती है सुपरपोजिशन में। अगर मैं इस क्वेश्चन के नजरिए से सोचूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भैया मेरा नेट एम्पलीट्यूड जो होगा वो भी तो वेक्टर एडिशन होगा तीनों का? भैया 3 सोर्स है कि नहीं है? अगर मेरे पास 3 सोर्स हैं तो तीनों सोर्सेज का एम्पलीट्यूड का वेक्टर एडिशन होगा, तीनों सोर्सेज के एम्पलीट्यूड का वेक्टर एडिशन होगा, और कुछ नहीं होगा। ये बहुत लॉजिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन तुमको समझ में आनी चाहिए, ये लाइन तुमको समझ में आनी चाहिए। अगर ये लाइन तुमको समझ में आ गई ना बेटा, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया एकदम बढ़िया तरीके से। समझ में आया कि नहीं है? बस इतनी चीज जैसी मेरे को समझ में आ जाती है, देखो तो मैं अब वेक्टर एडिशन करूंगा एम्पलीट्यूड्स का। ठीक है, एक लाइन और इंपॉर्टेंट है। वो लाइन क्या बोल रही है? वो लाइन ये बोल रही है कि इन फेज एंगल द फर्स्ट वेव लैग्स बिहाइंड द फर्स्ट 2 वेव्स, है ना। द फर्स्ट वेव, फर्स्ट नहीं है यहां पे, आएगा लास्ट 2 वेव्स आएगा। ठीक, करेक्शन है। ध्यान से सुनो, अगर फेज डिफरेंस 1 और 2 में π/4 का है, 1 और 3 में π/2 का, तो असलियत में पीछे कौन है? सीधी बात ये, सीधी बात ये कि असलियत में पीछे कौन है। जैसे कि हम एसी में जानते हैं, एसी सर्किट्स आपने पढ़ा होगा, एसी में करंट वोल्टेज में कौन पीछे है कौन पहले है, ये पढ़ते हैं ना, कि भैया फेजर डायग्राम जब बनाते हैं एसी सर्किट्स में तो हम देखते हैं कि करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज जो है हमारा आगे है हमारा, या फिर हमारा वोल्टेज लैग कर रहा है, क्या लैग कर रहा है। तो वो चीज बताई गई है कि भैया पहली वेव जो है वो तो देखो सबसे पीछे। अब देखो वेक्टर डायग्राम बना रहा हूं मैं, इसका वेक्टर डायग्राम बना रहा हूं। जो पहली वेव है, मतलब जो एम्पलीट्यूड 1 है, वो उसको मैं अगर ऐसे बनाऊं और एम्पलीट्यूड 3 को मैंने ऐसे बना दिया, क्यों भैया? क्योंकि फेज डिफरेंस कितना है? π/2 का। कितना है फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस क्या है भैया? π/2 का फेज डिफरेंस है कि नहीं है? देखो π/2 का है। अब देखो सेकंड और फर्स्ट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? π/4 का। ये लो भैया, ये बन गया तेरा वेक्टर डायग्राम, ये तुम्हारा वेक्टर डायग्राम बन गया। देख लो बेटा, अच्छे से देख लो कि ये जो बन गया तुम्हारा वेक्टर डायग्राम बन गया, ये तुझे बनाना आ गया। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सही बोल रहा हूं, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। अगर तुझसे ये बन गया तो समझ में आया ना? एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही हैं चीजें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें शायद कोई बताता हो या ना बताता हो, या इस पे सवाल कोई कराता हो या ना कराता हो, यहां पर तुझे सब कुछ मिलेगा, यहां तुझे सारी चीजें मिलेंगी। अच्छा भैया, ये चीज मेरे को समझ में आ गई। अब देख अब
इसकी वैल्यू तुझे पता है कितनी है, 3a0, इसकी वैल्यू पता है √2a0, और इसकी वैल्यू भी पता है कितनी है, √2a0। अच्छा चलिए, इसका कंपोनेंट इस तरफ देखो कितना आएगा, 1.5 √2a0, ध्यान से कर लेना यही आएगा 1.5 √2a0, और इसका कंपोनेंट इधर भी कितना आएगा 1.5 √2a0। सही बात है ना। अरे भैया cos 45 sin 45, cos 45 sin 45, 1.5 √2a0, 1.5 √2a0। तो इसमें इसका एडिशन हो गया और इसमें इसका एडिशन हो गया, तो कितना हो गया, इस तरफ तो हो गया ये 2.5 √2a0, और इस तरफ भी हो गया कितना 2.5 √2a0। अब इन दोनों का तुम वेक्टर एडिशन करोगे, इन दोनों का वेक्टर एडिशन करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5a0। तो इसका मतलब मुझे पता चला कि जो नेट एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा 5a0। तुम देखो इसका वेक्टर, अब तो ये पाइथागोरस लगाना है, अब तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट करना है, वो करोगे तुम 5a0 आ जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि नेट एम्पलीट्यूड इन तीनों वेव्स की वजह से या इन तीनों सोर्सेज की वजह से क्या होगा, इन तीनों सोर्सेज की वजह से नेट एम्पलीट्यूड मेरा ये होगा। अब मुझे नेट एम्पलीट्यूड मिल गया, लेकिन सर पूछा तो इंटेंसिटी है, पूछा तो इंटेंसिटी है, पूछा तो इंटेंसिटी है, ये a0 क्यों निकाल रहे हैं, ये एम्पलीट्यूड क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि देखो बेटा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर एम्पलीट्यूड तुम्हारा 5 गुना बढ़ा तो इंटेंसिटी तुम्हारी 25 गुना बढ़ गई। सही बात है ना, एम्पलीट्यूड तेरा 5 गुना बढ़ गया तो इंटेंसिटी तेरी 25 गुना बढ़ गई। मतलब अगर नेट एम्पलीट्यूड 5a0 है तो नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 25I0, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन। वेक्टर का भी टेस्ट आ गया, एम्पलीट्यूड का भी टेस्ट आ गया, इंटेंसिटी तो पूछी ही है, बहुत सुंदर, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, सब कुछ आ गया इसमें। ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से तेरे को सारी चीजें समझा दिया कि अच्छा ये सुपरपोजिशन क्या होता है, अच्छा ये इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का रिलेशन होता है, अच्छा फेज डिफरेंस भी कुछ कुछ होता है, अच्छा पाथ डिफरेंस भी कुछ कुछ होता है। तो तेरे को इस सवाल से सब कुछ समझ में आ गया, इसीलिए मैंने ये ले लिया, वरना हो सकता मैं नहीं भी लेता, और इसलिए मैंने इसको शुरू में ही ले लिया। लास्ट में कराता तुम लोग देखते ना देखते मुझे क्या पता, शुरुआत में लो, अच्छे से समझो इस बात को। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। किसी को कोई भी परेशानी आई है या आने वाली हो, भैया कमेंट पर बेझिझक बिना शर्माए भय अपनी क्वेरी डाल देना। तुम्हारे भैया जिन्ना है अभी, तुम्हारे सर जिन्ना है अभी, तुम्हारी सारी क्वेरी का रिजॉल्व करेंगे बेझिझक बिना शर्मा करके। कमेंट में डाल देना कि भैया सर हमें ये चीज समझ नहीं आई, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, 100% दूंगा। मैं तो खाली बैठा हूं यार, वेला हूं, तुम लोगों के लिए तो समय ही समय मेरे पास, तुम लोगों के लिए तो समय ही समय है मेरे पास। ठीक, चलिए करते हैं। अब आते हैं थर्ड नंबर के सवाल पर, देखते हैं भैया थर्ड नंबर का सवाल क्या बोलता है। थर्ड नंबर का सवाल आपसे बोलता है, टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज, टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी two waves of equal frequencies have their amplitudes in the ratio of 3:5. They are superimposed on each other. They are superimposed on each other. Calculate the ratio of maximum and minimum intensities. बहुत इजी सवाल, बढ़िया सवाल।
ऑफ द रिजल्टेंट वेव। अब जो भी आपका रिजल्टेंट बनेगा, ध्यान से सुनो, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सबका टेंशन है, सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है, चलिए। टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी हैव देयर एम्पलीट्यूड इन द रेशियो ऑफ 3:5। दो वेव्स हैं, उनका एम्पलीट्यूड का रेशियो मेरे को दिया हुआ है 3:5, एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है 3:5। दे आर सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। ये लो बेटा सुपर इम्पोज करा दी। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। अब सुपर इम्पोज कराने के बाद मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगी और मिनिमम इंटेंसिटी बनेगी। हो सकता है कैसी भी बन जाए, कुछ हो सकता है मैक्सिमम जो बन सकती है और मिनिमम जो बन सकती है, उन दोनों का रेशियो बताना है, मैक्सिमम या मिनिमम हमें नहीं पता। मैक्सिमम निकालो, मिनिमम निकालो, उसका रेशियो पूछा जा रहा है तुमसे, एकदम सिंपल सवाल है। अच्छा देखो दिया क्या गया है, दिया तुम्हें A1/A2 है और वो दिया है 3/5। अब काफी गधे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो 3:5 है ना, ये Amax/Amin दिया हुआ है। अब देखो उन गधे बच्चों में से मैं भी था अपने टाइम पर, मैं देखता था यार ये एम्पलीट्यूड का रेशियो मतलब मैक्सिमम अपॉन मिनिमम ही होगा और क्या होगा। मैं इसको Amax/Amin कर देता और फिर रूट कर देता, बोल देता आंसर आ गया। समझ रहे हो इस बात को? तो ऐसा नहीं है, देखो तुम्हें A1/A2 दिया हुआ है 3/5, ठीक है, A1/A2 दिया हुआ है 3/5। अच्छा तो I1/I2 का रूट तुमको क्या 3/5 दिया हुआ है। ध्यान से देखो क्या बोला मैंने बोला है इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू A², ठीक है, तो I1/I2 इज A1/A2 का स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो यार, अगर ऐसा है तो क्या ऐसा भी है, क्योंकि इधर आ जाएगा स्क्वायर तो रूट, और ये चीज तुमको दी है 3/5, तो रूट I1/I2, रूट ऑफ I1/I2 इज इक्वल टू 3/5। चलिए बहुत सुंदर। अब हमने अभी एक फॉर्मूला देखा था पिछली साइड, इसी जगह पर लिखा हुआ था, और वो लिखा था Imax/Imin इज रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर, डिवाइड में है रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आना चाहिए कि यार ये दिया किस तरीके से, ये दिया है रूट I1/I2। अब तुम इसको अगर रेशो के फॉर्म में नहीं देखोगे तो तुम क्या करोगे पता है, तुम इसमें x का मल्टीप्लाई करोगे, फिर इधर लिखोगे 3x, फिर इधर लिखोगे 5x। बेवकूफी है सिंपल। तुम्हें करना क्या करोगे, आंसर वैसे भी आएगा, एक स्टेप ज्यादा जाएगा, एक स्टेप ज्यादा सोचना पड़ेगा। तुम्हें दिया ये चीज है, तुम क्या करो ताकि इसमें ये चीज बन जाए। समझ में आया? मजेदार मजेदार मजेदार। क्या करूं ऐसा इसमें ताकि ये चीज ऐसी दिखने लगे, इसमें ऐसा क्या करूं ताकि ये चीज ऐसी दिखने लगे। भैया इसमें ऐसा करो, I2 का डिवाइड कर दो दोनों जगह। क्या कर सकता हूं, सबसे पहले सोच क्या कर सकता हूं, I2 का डिवाइड कर दो दोनों जगह। I2 का डिवाइड, तो जब ब्रैकेट के अंदर गया तो क्या रूट I2 गया, सही बात है ना, ब्रैकेट के अंदर गया तो क्या रूट I2 गया। अब जब रूट I2 गया तो मैं क्या लिख दूंगा, रूट I1/I2 +1 डिवाइडेड बाय रूट I1/I2 -1, और भैया इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, और तुम्हारा आंसर तुम्हारी आंखों के सामने है 3/5 +1, 3/5 -1, इसका स्क्वायर 5 3 8, 8/25, 8 नहीं 64/25 और 25 और नीचे 2 4, सही है ना, 8 64/25, 25/4, 16:1 होगा आंसर। देख लेना मैंने मैथ्स गड़बड़ ना करी हो कहीं। 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64, 5 25, 5 25, 2 का 4, ठीक है, सही आंसर, ठीक है, सही आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन, मजा आया, समझ में आया। अब देखो इस जगह तो बताया ये, इस जगह कर लिया यूज, इस जगह कर लिया यूज, इस तरीके से भी यूज कर लिया। अब जो अगला सवाल है वो भी इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, और नहीं सोच सकते, मैं जानता हूं मैं भी नहीं सोच पाया था, एक बारी में रीड करके नहीं सोच सकते, लेकिन अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, इंफॉर्मेशन देगा बढ़िया, तो देखो उसको भी। चलते हैं अपने चौथे सवाल और, जो कि हमारा आखिरी सवाल होगा आज का।
ठीक है, चलिए देखते हैं आखिरी सवाल, चौथा सवाल। इसकी लैंग्वेज को सुनना बहुत अच्छे से। क्या दिया हुआ है चौथे सवाल में? आपको दिया गया है YDSC, in YDSC the amplitude of intensity variation, in YDSC the amplitude of intensity variation of the two sources is found to be 3%, is found to be 3%, सही बात है, of the average intensity, of the average intensity, find I1 upon I2। ये पूछा गया है आपसे। चलिए देखिए सवाल को, देखिए इसकी सुंदरता को निहारिए, एक बार पढ़िए। बेटा तुमको अब यही सुंदर लगेगा, छोरी तुम्हें सुंदर लगनी नहीं चाहिए। सुन लो ध्यान का, कान खोल करके अपना, ठीक। पढ़ो इस चीज को, क्या लिखा है इन YDSC। अब फिर से तुम YDSC सुन करके घबरा मत जाना, तुम्हारा विश्वास बना के रखूंगा मैं, ऐसा कुछ यूज नहीं होना इसमें। इन YDSC द एम्पलीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन, इस लाइन का इंपॉर्टेंस बहुत है। Amplitude of intensity variation of the two waves is found to be 3%. Of two waves is found to be 3% of the average intensity of the two sources लिखा है, ठीक है। Find I1 upon I2, find I1 upon I2। अब देखो ध्यान से सुनो, जो पहली लाइन लिखी है, तुम इतना तो समझ गए कि यार मुझे I1 upon I2 निकालना है, लेकिन कहां से निकालूं, क्या सोचूं, क्या समझूं, ये समझ नहीं आ रहा सर। तो ध्यान से देखो, तुम्हें बोला गया है एम्पलीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन तुम्हें निकालना है। एम्पलीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन, एम्पलीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन, एम्पलीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन मतलब क्या बोल रहा है? एम्पलीट्यूड मतलब ओ भाई ओ भाई ओ भाई, मतलब मैक्सिमम मिनिमा, सही बात है। इंटेंसिटी वेरिएशन मतलब इंटेंसिटी वेरी कर रही है, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, यही तो इसका एम्पलीट्यूड होता है भैया। इंटेंसिटी को तुम सोचोगे तो इंटेंसिटी का ग्राफ सोचो तो भैया ऐसे ही तो जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? उसका कुछ मैक्सिमा अटेन हो रहा है, उसका कुछ मिनिमा अटेन हो रहा है, उसका कुछ मैक्सिमम अटेन हो रहा है, कुछ मिनिमा अटेन हो रहा है, सही बात है ना? अरे सही बात है कि नहीं? तो उसके एम्पलीट्यूड की बात चल रही है, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा की बात चल रही है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन, ठीक है। ऑफ द टू सोर्सेज फाउंड टू बी 3% ऑफ द एवरेज इंटेंसिटी। अच्छा अब इसका मतलब क्या है 3% ऑफ द एवरेज इंटेंसिटी? हमने तो भैया चार चीजें पढ़ी हैं, चार गिनती की चीजें जानते हैं, I1 I2 मैक्सिमम मिनिमम, ये एवरेज कहां से आ गया? हम तो चार चीजें ही जानते हैं, I1 I2 मैक्सिमम मिनिमम, ये चौथी चीज पांचवी चीज कहां से आ गई? एवरेज इंटेंसिटी। ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन क्या चीज है। असलियत में जब इंटरफेरेंस हो रहा है, असलियत में जब इंटरफेरेंस हो रहा है, जब कोई एक वेव इधर से आ रही है, कोई वेव एक इधर से आ रही है और इस पॉइंट पर इंटरफियर कर रही है, तो हो क्या क्या सकता है? खुद सोच भाई। उनका फेज डिफरेंस अगर 0 है या 2 पाई है तो क्या हो सकता है? तो क्या मैक्सिमम बनेगा? लेकिन उनका फेज डिफरेंस क्या है? उनका फेज डिफरेंस है तेरा, मान ले -1, -1 का क्या, मान ले पाई, ठीक। λ/2 पाथ डिफरेंस, λ/2 कितना आ गया फेज डिफरेंस जो भी है। अब मान ले कि मिनिमा बन रहा है, ठीक है, एक बार बन गया मैक्सिमा, एक बार बन गया मिनिमा, लेकिन क्या ये गारंटी है कि वहां पे मैक्सिमा और मिनिमा ही बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता? सर ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं, तो मैं आज बोल रहा हूं ना, सोच। किसी पॉइंट पर मान ले इस पॉइंट पर ये दो वेव आई, ये S1 सोर्स है, ये S2 सोर्स है, और इस पॉइंट पर कुछ इंटेंसिटी बनी जो कि ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। अब बता, जो नेट रिजल्टेंट आया वो π/3 का था। अब π/3 तो ऐसा फेज डिफरेंस है जिसमें ना तो मैक्सिमा बनता है ना मिनिमा बनता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको समझो कि यार या तो यहाँ पे मैक्सिमा बने या यहाँ पे मिनिमा बने, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भैया मैक्सिमा या मिनिमा ही बनेगा। लेकिन इस बात की भी गारंटी है तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मिलेंगे,
मैक्सिमम सवाल तुम्हें मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी से रिलेटेड ही मिलेंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा इन ये दोनों ही बने। कुछ भी बन सकती है, कुछ भी इंटेंसिटी बन सकती है। अगर फेज डिफरेंस π/3 है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, कुछ भी इंटेंसिटी बन जाएगी। समझ में आया ना? तो इसने बोला कि भैया एवरेज इंटेंसिटी, कौन सी इंटेंसिटी? एवरेज इंटेंसिटी का 3% है ये। एवरेज इंटेंसिटी का 3% है जो मेरा एम्पलीट्यूड वेरिएशन हो रहा है इंटेंसिटी में। अच्छा भैया, तो सबसे पहले तो मुझे एवरेज इंटेंसिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। मैंने बोला एवरेज इंटेंसिटी है I0। टेंशन ना लो, वेरिएबल नहीं बना रहा मैं, कट जाएगा ये। एवरेज इंटेंसिटी है I0। एवरेज इंटेंसिटी क्या है? I0। अच्छा, अब खुद सोचो, क्या तुम्हारे अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार एवरेज कोई एक ऐसा नंबर है जो कि मैक्सिमा से छोटा है और मिनिमा से तो बड़ा होगा? भैया मिनिमम से तो बड़ी वैल्यू है ना, मिनिमम से तो बड़ी वैल्यू है और मैक्सिमा से छोटी वैल्यू है, ये तो फील आ रही है। अच्छा, 3% बोला है, तो क्या मैं मैक्सिमा को I0 प्लस I0 का 3% बोल करके क्या 103 I0/100 बोल सकता हूं? भाई एवरेज में 3% एवरेज का जोड़ दिया तो इतना ही तो आया। सही बात है ना? और मिनिमा को सोच, मिनिमा को क्या बोल सकता हूं? मिनिमा को बोल सकता हूं एवरेज में से एवरेज का 3% घटा दिया तो क्या 97 I0/100 बचा। यही तो करना है मुझको, 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 यही तो करना है मुझको कि भैया मैक्सिमम मिल गया एवरेज में, एवरेज का 3%, मिनिमा मिल गया, मिनिमा में से एवरेज का 3% घटा दो, एवरेज में से एवरेज का 3% घटा दो, तो क्या यहां से मुझको मैक्सिमम अपॉन मिनिमा मिल गया? मैक्सिमा अपॉन मिनिमा मिल गया। वो कितना आया? 103/97। बोला था ना एवरेज कट जाएगा, बोला था ना कि एवरेज कट जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। मैक्सिमा अपॉन मिनिमा इज 103/97, 103/97। अब तो तू फॉर्मूला जानता है भैया, अब तो तुम फार्मूला जानते हो, अब तो फार्मूला जानते हो क्या ना है? अब फार्मूला जानते हो तो अब तुम आराम से निकाल सकते हो भैया। Imax अपॉन Imin इज √I1/I2 +1 डिवाइड में √I1/I2 -1, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसको t मान लो, इस पूरे को t मान लो, इस पूरे को t मान लो, सॉल्व कर लो। ठीक, जैसे कि ये तुम्हारा हो जाएगा 103/97, इसको मैंने मान लिया t+1/t-1, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब तुम्हें t निकालना है, यहां से t निकालो और t की वैल्यू क्या है? √I1/I2, उसका स्क्वायर कर देना, जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसकी मैथ सब तुम कर लेना। तो यहां पर आपके 4 सवाल जो कि इंटरफेरेंस और इंटेंसिटी से रिलेटेड थे वो मैंने आपको करा दिए। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट भी और इंप्रूव हो गया होगा और क्लियर हो गया होगा कि यार असलियत में इंटरफेरेंस और इंटेंसिटी क्या चीज है, क्या चीज है। एकदम बढ़िया चीज है इंटरफेरेंस और इंटेंसिटी। मुझे बढ़िया से आता है, मुझे अब इनसे दोस्ती हो गई है। ये टॉपिक आकर के रात में मुझे डरावने सपने नहीं दिखाते हैं। इसी सोच के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। कोई भी चीज समझना है कमेंट में पूछ लो, कमेंट करके कुछ तो बोलो यार क्योंकि कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो पाता। इंटरेक्शन का जरिए केवल कमेंट बॉक्स है, वहां पे तुम कुछ बोलो, मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा, मैं तुम्हें कुछ जवाब दूंगा, कुछ आंसर दूंगा। तो ये काम तुमको करना है। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराना, जैसे अभी वेव ऑप्टिक्स की चल रही है उसको पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी मैं कंप्लीट सिलेबस डालने की पूरी प्रिपरेशन में हूँ, बस तुम लोग साथ दो, फटाफट से चैनल को बढ़ाओ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया चैनल ग्रो ही नहीं कर रहा है, तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। ठीक है, ये करो। मिलते हैं कल नहीं मिल पाएंगे, मिलेंगे कब अब पता नहीं, 2-3 दिन बाद मिलेंगे, क्योंकि आपके सर को भी शादी में जाना है। सर की शादी नहीं है, सर के रिलेटिव की शादी, तो उधर जाना है, इसलिए 2-3 दिन वीडियो नहीं मिल पाएगी। उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।